हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला में क्या बोला है। ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखते हैं इसमें क्या है आगे। ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खाली स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला आदर्श ग्राम, ऑप्शन दूसरा वन ग्राम, ऑप्शन तीसरा राजस्व ग्राम, ऑप्शन चौथा अनुसूचित ग्राम। तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 या 3। जो वन ग्राम है और राजस्व ग्राम है, इन्हीं से मिलकर आपका ग्राम सभा बनती है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा में क्या बोला गया है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है। देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई कौन है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए जनपद पंचायत, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम सभा, ऑप्शन डी जिला पंचायत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई ग्राम सभा होती है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा में क्या बोला गया है। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है। देख लेते हैं कि संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर, बी ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, ऑप्शन सी पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, ऑप्शन डी ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय, यही ग्राम सभा होती है। इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा में क्या बोला गया है। ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए समस्त वयस्क पुरुष, ऑप्शन बी समस्त वयस्क स्त्रियां, ऑप्शन सी ग्राम सभा में रहने वाले सभी व्यक्ति, ऑप्शन डी ग्राम सभा में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा में क्या बोला गया है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या है। देखते हैं दोस्तों, ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या है, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। गणपूर्ति क्या है। गणपूर्ति किसी भी बैठक के लिए वह न्यूनतम संख्या होती है दोस्तों जिसकी उपस्थिति में बैठक प्रारंभ की जाती है, उसी को गणपूर्ति कहते हैं। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए कुल सदस्यों का 1 का 5वां हिस्सा, ऑप्शन बी कुल सदस्यों का 1 का 10वां हिस्सा, ऑप्शन सी कुल सदस्यों का 1 का 7वां हिस्सा, ऑप्शन डी कुल सदस्यों का 1 का 6ठा हिस्सा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुल सदस्यों का 1 का 10वां हिस्सा, जो ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक होती है। 1/10 भाग होती है ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति। इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं क्या बोला है इसमें। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। देख लेते हैं दोस्तों, ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं होता है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी पंच, ऑप्शन सी उप सरपंच, ऑप्शन डी सरपंच और पंच, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उप सरपंच। ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी नहीं होता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए पंचायत सचिव, ऑप्शन बी अन्य ग्राम पंचायत सरपंच, ऑप्शन सी पंचायत का एल्डरमैन, ऑप्शन डी ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। देखिए दोस्तों, यदि किसी भी बैठक में सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित रहते हैं, तब की स्थिति में ग्राम सभा द्वारा
किसी भी व्यक्ति को अपने में से अध्यक्षता के लिए निर्वाचित किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां में क्या बोला गया है। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है, देख लेते हैं कि ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है उसको। देखिए ऑप्शन पहला क्या है। ऑप्शन पहला है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, यह सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है, यह गलत है। चौथा देखते हैं सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी गलत है। पांचवा देखते हैं सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, यह सही है। छठवां देखते हैं सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, यह गलत है दोस्तों। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 5। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लीजिए, इसको वीडियो में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9वां में क्या बोला गया है। ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती। देख लेते हैं दोस्तों ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना है उसको प्रस्तुत नहीं की जाती उसको देखते हैं। ऑप्शन ए वार्षिक लेखा विवरण, ऑप्शन बी विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन, ऑप्शन सी पंच या सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण, ऑप्शन डी वार्षिक आय व्यय, ऑप्शन ई पंचायत के कार्यों का विवरण। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पंच या सरपंच की अचल संपत्ति का विवरण। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, ऑप्शन बी ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो, ऑप्शन सी ग्राम सभा में सरपंच, उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो, ऑप्शन डी ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। दोस्तों यदि ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित है तभी वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन का प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित कर सकती है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको एडीओ 2017 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। पीआर पंचायती राज अधिनियम 1993 की आवश्यकता यह है कि ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक प्रत्येक खाली स्थान महीने में आयोजित किया जाए। देखिए दोस्तों जो ग्राम सभा है उसकी कम से कम एक बैठक कितने महीने में आयोजित की जाए ऐसा पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3। ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जाती है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान देंगे। एक वर्ष में 6 बैठक आयोजित करना होता है जिसको प्रत्येक 3 माह में एक बैठक की जाती है। 6 बैठकों में से 2 बैठक सुझाई गई तिथि में की जाती है दोस्तों, जून और जनवरी के माह में। इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है। देख लेते हैं दोस्तों ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है उसको देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला जनपद पंचायत, ऑप्शन दूसरा जिला परिषद, ऑप्शन तीसरा कलेक्टर, ऑप्शन चौथा ग्राम पंचायत। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पहला, दूसरा, तीसरा। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा जनपद पंचायत, जिला परिषद और कलेक्टर करता है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है। देख लेते हैं दोस्तों ग्राम सभा की बैठक के विषय में सही क्या है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, यह गलत है दोस्तों। दूसरा देखते हैं जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, यह सही है। तीसरा देखते हैं कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, यह भी सही है। चौथा देखते हैं सरपंच बैठक बुलाता है, यह सही है दोस्तों। पांचवा देख लेते हैं यदि ग्राम सभा के 1/4 सदस्य लिखित रूप में अनुरोध करें तो सरपंच बैठक बुलाएगा, यह गलत है दोस्तों। इस स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4। देखिए दोस्तों
4 सदस्य न होकर 1/3 सदस्य यदि लिखित रूप में अनुरोध करें तब की स्थिति में बैठक बुलाई जा सकती है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 3, 4। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए दोस्तों, यहाँ गलत कथन पूछा गया है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन ए, हर गांव के लिए एक ग्राम सभा होती है। ऑप्शन बी, ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जो एक गांव के मतदाता की सूची में पंजीकृत हैं। ऑप्शन सी, एक ग्राम सभा 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए भी अपने निर्णयों को लागू कर सकती है, ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना। ऑप्शन डी, आदिवासी बहुल्य पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ग्राम सभा 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए भी अपने निर्णयों को लागू कर सकती है, ग्राम सभा पर निर्भर हुए बिना। यह गलत है दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है। देख लेते हैं दोस्तों, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है उसको देखते हैं। ऑप्शन पहला, सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह सही है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह भी सही है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा देखते हैं, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है, यह गलत है दोस्तों। अगला देख लेते हैं चौथा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी गलत है दोस्तों। अगला देखते हैं, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है, यह सही है दोस्तों। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 4, 5। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी किसी भी भाषा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख हिंदी भाषा में रखा जाता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। इसको देखिए CGPSC SEE 2020 के पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कौन सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गांव या गांवों के समूह को गांव के रूप में निर्दिष्ट करेगा। देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन डी सरपंच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरपंच। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है, देखते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना खाली स्थान का उत्तरदायित्व होगा और ऐसा न होने के मामले में उन्हें उनके पद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए जिला कलेक्टर, ऑप्शन बी तहसीलदार, ऑप्शन सी नायब तहसीलदार, ऑप्शन डी सरपंच। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सरपंच। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा के कार्यों में शामिल नहीं है। देख लेते हैं दोस्तों, इसमें से कौन सा ग्राम सभा के कार्यों में शामिल नहीं है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन ए विभिन्न योजनाओं के लिए हितग्राहियों की पहचान और चयन करना, ऑप्शन बी जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण, ऑप्शन डी गरीब व्यक्तियों की चिकित्सकीय सहायता के लिए ऋण मंजूर करना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय महत्व के घोषिट किए गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण करना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। इसको CGPSC TSI 2024 के भर्ती में पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं दोस्तों। पंचायती राज अधिनियम 1993 अध्याय 14 एवं 14A के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
देख लेते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन सा धारा कौन कौन से प्रावधान के अंतर्गत आता है उसको देखते हैं। इसमें धारा 129 आता है आपका पंचायतों की संपरीक्षा। धारा 129 ए में है परिभाषाएं। धारा 129 बी में है ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन। धारा 129 सी में है ग्राम सभा की शक्ति एवं कृत्य। यह आपका अनुसूचित जाति क्षेत्र में पंचायतों का गठन से संबंधित है दोस्तों। तब की स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, 1, 2, 3। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।